Hi guys, a very good afternoon to all of you. Welcome back to Venus Law Classes. So guys, लास्ट के दो वीडियोस में हमने रिजर्वेशन पॉलिसी को समझना स्टार्ट किया. बिल्कुल बेसिक से चले कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, फिर हमने समझा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है. एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरलॉकिंग ऑफ रिजर्वेशंस, उसका क्या मतलब होता है. तो पहले की वीडियो में विद द हेल्प ऑफ द रीसेंट केस मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी. उसके बाद हमने वीडियो नंबर 2 में रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन इस टॉपिक को उठाया और हमने बात की कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशंस के टाइम वो रिजर्वेशन क्रिएट कर दें ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस. ये हमारा क्वेश्चन था. बट गाइस, आज का क्वेश्चन डिफरेंट है. हम बात करेंगे रिजर्वेशन की ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस ओनली, बट हमारा सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट रहेगा. मीनिंग देयर बाय कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स इसमें जैसे जो पब्लिक पोस्ट एक्सेट्रा होती हैं वहां पर क्या आप रिजर्वेशन पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, एंड दैट टू 100% इतना कर सकते हो. सो गाइज, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो आज की क्लास में हम दो केसेस की बात करेंगे. हमारा वैसे हमें तो 2022 रीसेंट कवर करना है क्लाट पीजी के लिए, बट फिर भी हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसीजन 2020 का आया था, दैट इज छेब्रोलू लीला प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. इसको रिलाई करते हुए हम सत्यजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड इसको समझेंगे. सो पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं छेब्रोलू प्रसाद का. बट कोई भी हम पहले हम कोई जजमेंट पढ़े उससे बेटर होता है कि पहले हम ये तो पढ़े कि उसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं, क्योंकि अगर आपको बेयर एक्ट नहीं आता सो हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट द लॉ, आपको कैसे समझ आएगा. सो पहले पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस और फिर चलेंगे जजमेंट पर. तो इसमें डिस्कशन आएगा फिफ्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दोनों ही जजमेंट्स के साथ में ही प्रोविजंस बता रही हूँ. फिफ्थ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बात करता है स्केड्यूल स्टेट्स की, स्केड्यूल्ड एरिया की, कि किसी किसी स्टेट में आप स्केड्यूल्ड एरिया इसको डिक्लेयर कर सकते हो और उसके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल रिगार्डिंग ये आपका फिफ्थ शेड्यूल बात करता है. 10 स्टेट्स इसमें आती हैं. स्केड्यूल्ड एरिया हम क्यों करते हैं डिक्लेयर, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है और वो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड हैं और उनको स्पेशल प्रोविजंस की नीड पड़ती है. फिर गाइस, इसमें हमारा आएगा सत्यजीत के केस. जब हम बढ़ेंगे सत्यजीत के डिस्कशन पे, पैरा नंबर 5. अब यहाँ पर क्या हुआ कि पैरा नंबर 5 ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल ये पावर देता है गवर्नर को विद अ नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज. मैं आपको बता देती हूँ नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज क्या होता है. देखो, जब ये लिखा होता है ना कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस एक्ट, या फिर यहाँ पर दे आर यूजिंग द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि दिस प्रोविजन इज गोइंग टू प्रिवेल, और ये जो प्रोविजन है इसके आगे किसी की नहीं चलेगी. मीनिंग देयर बाय इसको एक हम ओवरराइडिंग इफेक्ट देंगे. सो इट सेज गवर्नर बाय पब्लिक नोटिफिकेशन वो क्या कर सकता है. पैरा नंबर 5 में वो सपोज कोई पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, तो वो ये कह सकता है कि ये जो लॉ है ये स्केड्यूल्ड एरिया पे अप्लाई ही नहीं करेगा, या फिर गवर्नर एक ऐसी नोटिफिकेशन दे सकता है कि अप्लाई तो करेगा नहीं. पहली बात ये हो सकती है. दूसरा कह रहे हैं कि अप्लाई तो करेगा बट विद मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस के साथ ही अप्लाई करेगा. सो ये हम एक पावर दे रहे हैं गवर्नर को टू डिसाइड. अब हमारा क्वेश्चन केस में आएगा कि क्या गवर्नर के पास पावर है टू मेक अ न्यू लॉ, टू मेक अ न्यू लॉ. अब गाइस, आपको यहाँ से थोड़ा सा जस्ट मिल गया होगा, बट फिर भी आगे चलते हैं. अभी इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क ही छोड़ते हैं. चलते हैं आगे. आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि पहले से भी अगर कोई लॉ आ रहा है और वो इनकंसिस्टेंट है अगर हमारे फंडामेंटल राइट से, तो हम उसको टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी हम उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे. और
इन फ्यूचर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो आर्टिकल 13(2) इसने बोला कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी जिससे हमारा फंडामेंटल राइट टेक अवे या एब्रिज होता हो। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे केस के फैक्ट्स हैं, क्या उसमें आर्टिकल 13(2) इसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। आप इसके लिए एक बार ये भी पढ़ लेना कि लॉ का क्या मतलब होता है। आप पूरा पढ़ सकते हैं आर्टिकल 13, हमारे लिए अभी इतना रेलेवेंट नहीं है फॉर आवर डिस्कशन। फिर हम चलेंगे आर्टिकल 16 पे, इसको समझते हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। पब्लिक जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी है ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये सबको इक्वली मिलनी चाहिए। बट हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी कहता है कि अगर कोई डिसएडवांटेज ग्रुप है तो आप उनको बेनिफिट कॉन्फर कर दो, तो आप उनको उनके लिए एक अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। बट अगर हम इसका देखें 16(2), ये कहता है कि रेजिडेंस के नाम पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। लेकिन उसी के साथ साथ आर्टिकल नंबर 16 और सब क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो एक ऐसा लॉ बना सकता है विद रिक्वायरमेंट एज टू दी रेजिडेंस, कि अगर आप सपोज मैं यूपी से हूँ, मेरठ, तो अगर हमने कहा कि अगर यूपी मतलब यहाँ पे यूपी में अगर पार्लियामेंट कहे कि आपको आप क्योंकि यहाँ के रेजिडेंस हो तो उस रिगार्डिंग रिजर्वेशन दे दे, सो दैट इज पॉसिबल, वो हो सकता है। अब मार्क दी वर्ड, हम यहाँ पे पार्लियामेंट कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कह रहे हैं। आगे चलते हैं। Legislations to give effect to the provisions of this part, that is part 3 fundamental rights। क्या लिखते हैं यहाँ पर कि Parliament shall have power and the state legislature it shall not have the power with respect to article 63, कि अगर जरूरत पड़ेगी रेजिडेंस पे लॉ बनाने की ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो वो काम पार्लियामेंट कर लेगा। स्टेट गवर्नमेंट आपको ज्यादा मतलब नहीं करने की नीड है, आप अपना बैठे रहो, पार्लियामेंट का काम है ये। अब चलते हैं 244 पे, क्योंकि इसका भी डिस्कशन आएगा, क्योंकि हमने स्केड्यूल नंबर 5 पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का। 244 इससे रिलेट करता है और 244 कहता है कि जो भी प्रोविजंस हैं 5th स्केड्यूल के shall apply to administration and control of the scheduled area। 244 it is just a declaratory provision जो कहता है कि अगर scheduled area है तो वहां पे हम 5th schedule को लगाएंगे। Now coming to 309, recruitment and conditions of service of persons serving the union or the state। तो उन्होंने कहा subject to the provisions of this constitution, parliament or the state legislature they can frame rules, वो rules बना सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट पॉलिसी, आप बना सकते हो रूल्स। बट यहाँ पे कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट ने ये काम नहीं किया या स्टेट लेजिस्लेचर ने ये काम नहीं किया तो प्रेसिडेंट और गवर्नर वो रूल्स बना सकते हैं। हमारा क्वेश्चन आएगा कि क्या ये लॉ होगा अगर रूल्स बनाए जाएंगे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एज इन गवर्नर और प्रेसिडेंट बनाएगा, तो क्या तब गवर्नर के पास ये पावर होगी कि वो इन रूल्स को मॉडिफाई कर दे। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन आने वाला है। सो इस पे भी मैं अभी एक क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, नॉट आंसरिंग इट हियर। अब चलते हैं गाइस फैक्ट्स पे। विल बी स्टार्टिंग द डिस्कशन विद शेब्रोलू लीला प्रसाद। अब क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि स्केड्यूल्ड ट्राइब के लिए 100% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देती है स्टेट में, कि जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं स्केड्यूल्ड एरिया के, उनके लिए हम 100% रिजर्वेशन को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। और आप एक्सरसाइज कहाँ कर रहे हो, कौन सी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि गवर्नर के पास ये पावर है, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया और आपने 100% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी इन फेवर ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब। अब जो वो स्केड्यूल्ड एरिया में मे बी एससी भी रहते हों और जनरल कैटेगरी के भी लोग रहते हों, उनका राइट तो इन्फ्रिंज हो रहा है बिकॉज यू आर क्रिएटिंग 100% रिजर्वेशन।
ऐसे ही सत्यजीत के केस में क्या होता है, आई होप यू हैव टेकन दी साइटेशन, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, नहीं भी अगर आपके पास साइटेशन है तो आप फिर से वीडियो बैक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने रेजिडेंस के हिसाब से कि जो स्केड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में लोग रहते हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस हमने 100% रिजर्वेशन क्रिएट कर दी स्टेट ऑफ झारखंड ने। तो अब यहाँ पे इस 100% रिजर्वेशन को क्वेश्चन कर दिया गया, और किसने करी रिजर्वेशन क्रिएट? स्टेट गवर्नमेंट ने। और हमारा क्वेश्चन है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है रेजिडेंस वाली सत्यजीत में। अब आगे चलते हैं। तो हमें मतलब अभी आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं दोनों ही केसेस को अभी तक साथ लेकर चल रही थी, क्योंकि प्रोविजंस दोनों में सेम ही हैं, बट फैक्ट्स भी सेम है। 100% कर रहे हो, और छेब्रोलू में आप क्या कर रहे हो? 100% कर रहे हो स्केड्यूल ट्राइब के लिए, और यहाँ पे आप कर रहे हो सत्यजीत में रेजिडेंस के बेस पे स्केड्यूल डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन है तो आपका स्केड्यूल 5, इसलिए मैंने साथ अभी तक इसको साथ में लेकर चला है। अब चलते हैं। अब शेबरेलू लीला प्रसाद में क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चंस बनाए सुप्रीम कोर्ट ने, फैक्ट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस बनाए सुप्रीम कोर्ट ने, और हमें उसका आंसर ढूंढना है। तो मैं आपको आंसर बताती चलूंगी साथ में, और आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट आपको हेल्प मिले लेटर ऑन जब आप रिवाइज करोगे। पहला क्वेश्चन आता है कि क्या स्कोप होता है स्केड्यूल 5 का और पैराग्राफ 5(1) का, जहां पर गवर्नर के पास पावर होती है कि वो मॉडिफाई और रिपील कर सकता है लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। फिर क्या न्यू लॉ बन सकता है? ये क्वेश्चन मैंने अभी रेज किया था। क्या ये पावर लग सकती है 309 के प्रोवाइजो पे, जब स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट लॉ ना बनाए और गवर्नर और प्रेसिडेंट बनाए इन एक्सरसाइज ऑफ 309, तब क्या गवर्नर अपनी पावर का एक्सरसाइज कर सकता है इस पावर का, पैराग्राफ 5 स्केड्यूल 5 वाले की? फिर क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है किसमें, पैराग्राफ 5 में, तो क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी ओवरराइड कर जाएगा? क्या इस नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज का हम मतलब ये ले सकते हैं कि अगर ये आर्टिकल 14, 16(1) जो कि इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट है, क्या ये उसको भी ओवरराइड कर जाएगा? अगेन क्वेश्चन मार्क। Does the exercise of such power override any parallel power? क्योंकि ये जो स्टेट है यहाँ पर इसको एक स्पेशल स्टेटस कॉन्फर कर रखा है 371D में, और यहाँ पे प्रेसिडेंट इनके वेलफेयर के लिए पॉलिसी लेकर आ सकते हैं। तो हमें दोनों को हार्मोनियसली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नर, क्योंकि एक तरफ से वी आर गिविंग द पावर टू प्रेसिडेंट, और फिर क्या गवर्नर उसको सुपरसीड कर जाएगा? दैट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, तो हम इसको देखेंगे। फिर क्या आप 100% रिजर्वेशन दे सकते हो? एंड लास्टली कि क्या ये जो रिजर्वेशन क्रिएट करी आपने स्केड्यूल ट्राइब के लिए, क्योंकि हम 16(4) स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए हम 16(4) में बैकवर्ड क्लास स्केड्यूल ट्राइब्स, इनको तो हम रिजर्वेशन 16(4) में भी कर सकते हैं। फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि हमने तो ये 16(1) में किया है? सो इन सब क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है। गाइस थोड़ा वीडियो लंबा चला जाएगा, बट क्योंकि मैं अच्छे से अगर एक्सप्लेन ना करूं तो मुझे लगता है कि पॉइंट ही नहीं है वीडियो बनाने का। फिर तो आपके पास और बहुत चैनल्स हैं जो आपको प्री की कराते हैं प्रिपरेशन एक्सेट्रा, बट हमारा है चाहे एक बच्चा पढ़े, बट हमें क्लियर करके जाना है अगर हम बैठे हैं पढ़ाने। अब चलो स्टार्ट करते हैं आगे इसको डिस्कशन के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्केड्यूल 5 का क्या पर्पस है कि हम इनका अपलिफ्टमेंट करें। सो दैट इज द पर्पस बिहाइंड स्केड्यूल 5, कि हम इनको अलग से लेकर चल रहे हैं सो दैट एक इगैलिटेरियन सोसाइटी में ये आ सके। तो गाइस यहाँ पे हमने कहा कि आप क्या कर सकते हो, आप रिपील कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, बट हमने ये थोड़ी ना कहा है कि आपके पास हम एक पावर दे रहे हैं कि आप बिल्कुल ही न्यू लॉ लेकर आ जाओ। तो आप क्या गवर्नर के पास ये पावर थी कि आप बिल्कुल एक न्यू लॉ लेकर आ जाओ? आंसर इज नो, क्योंकि पावर हमें दो ही दी गई थी, और स्कोप क्या है कि हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को इस्टेब्लिश करें बाय द हेल्प ऑफ दिस
स्केड्यूल 5। अब स्केड्यूल 5 में हम कुछ ट्राइब्स एडवर्सरी काउंसिल्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरियाज। फिर आप इसको प्लीज पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि न्यू लॉ बनाने की पावर नहीं है। सो द गवर्नर ही कैन नॉट मेक अ न्यू लॉ, वो बस उसी में चेंजेस कर सकता है, दैट इज ऑलरेडी मेड। फिर आता है कि क्या ये अप्लाई करेगा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को? तो यहाँ पर कहा गया कि नो, अगर तो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट ने लॉ बनाया होता फिर तो आप कर सकते थे उसको ओवरराइड, बट दिस पावर डज नॉट एक्सटेंड टू सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो कि हम 309 के प्रोवाइजो में लगा रहे हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पार्ट 3 के हैं, अब आपको लगेगा कि फंडामेंटल राइट का कहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, हम तो रिजर्वेशन पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द राइट ऑफ अदर पीपल? उनका क्या राइट, जो स्केड्यूल्ड एरिया में तो रहते हैं बट दे आर नॉट बिलोंगिंग टू द ट्राइब कैटेगरी, फिर उनका क्या होगा? सो दैट इज वाई आर्टिकल 14 and 16(1), both these articles they are being infringed, so that is why अब ये हो जाएगा अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कि हम तो पार्ट 3 को इन्फ्रिंज कर नहीं सकते थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉन ऑब्स्ट्रांटिक लॉज गवर्नर इज डूइंग दैट, बट दैट इज नॉट परमिटेड। केशवानंदा भारती केस ये डायरेक्टली इस चीज पर है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इक्वालिटी इज द बेसिक प्रिंसिपल, आप उसको क्या नहीं कर सकते, एवरेज नहीं कर सकते हो। फिर चलते हैं लास्टली क्वेश्चन पे कि क्या अगर हमें दो पावर है और एक पावर प्रेसिडेंट को मिली हुई है और प्रेसिडेंट ने अपनी पावर ऑलरेडी एक्सरसाइज कर दी है, तो प्रेसिडेंट ने अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए क्या किया था? यहाँ पे उन्होंने कुछ परसेंट, 17 था शायद, अभी मुझे परसेंटेज याद नहीं है तो इसको नहीं लिखते, तो पहले ही स्केड्यूल ट्राइब के लिए एक क्या किया था, रिजर्वेशन क्रिएट कर दिया था। अब आप 100% ला रहे हो, तो दोनों ही लॉस का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो यहाँ पे बोला गया कि नो, प्रेसिडेंट जब वो ऑलरेडी बना चुके हैं, सो इनको हम क्या देंगे, एक तो प्राइमेसी देंगे, और दोनों ही क्योंकि जो गवर्नर ने पावर एक्सरसाइज की है उस पावर से, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो हमें इसको हार्मोनियसली पढ़ के हमने इसको स्ट्रक डाउन किया गवर्नर वाली को। आगे चलते हैं कि क्या 100% रिजर्वेशन पॉलिसी ये परमिटेड है? इंदिरा सानी, दैट इज द मंडल केस, इसको मंडल केस भी कहा जाता है, 50% की लैंड सीलिंग बोली गई थी, तो क्या आप उसको भी सुपरसीड कर सकते हो? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। 100% reservation is against the constitutional principles, against the judgment of the Supreme Court, so that is why it is not allowed। अब आगे चलते हैं कि क्या ये रिजर्वेशन आप 16(1) में कर रहे थे या 16(4) में? सो द आंसर वाज गिवन कि आप 16(4) में कर रहे हो, बिकॉज शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन लेकर आना, ये इस बात पर 16(4) ये क्या है, एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव। और जो आर्टिकल 16(4) में जो भी रिजर्वेशन होती हैं वो विद इन दी परमिटेड सीलिंग होती हैं, दैट इज 50% सीलिंग। आगे चलते हैं। वेदर द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, ये जो कट ऑफ डेट, ये देखो ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल का ज्यादा नहीं है इसमें। अब इस पे क्या हुआ था, इन्होंने कहा था कि इस डेट से पहले जो यहाँ पे सेटल्ड हैं, सिर्फ उन्हीं स्केड्यूल ट्राइब्स को हम क्या देंगे, सिर्फ उन्हीं स्केड्यूल ट्राइब्स को हम रिजर्वेशन देंगे। तो उन्होंने कहा कि यू आर क्रिएटिंग अ क्लास विद इन अ क्लास, इट इज नॉट परमिटेड। ये क्या होता है कि आपने एक डेट फिक्स कर दी, उसके बाद अगर सपोज कोई 1951 में सेटल डाउन हुआ है एंड द पर्सन ही बिलोंग्स टू द स्केड्यूल ट्राइब ओनली, तो क्या हम उसको रिजर्वेशन ना दें? तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही आर्बिट्रेरी है, तो ये चीज भी स्ट्रक डाउन कर दी गई। अब चलते हैं गाइस जल्दी जल्दी से सत्यजीत कुमार पर। अगेन मैं आपको फैक्ट्स बता चुकी हूँ और 309 का रेफरेंस भी दे चुकी हूँ। फैक्ट्स में आपको मैंने बताया कि जो स्केड्यूल डिस्ट्रिक्ट में लोग रहते थे, 13 डिस्ट्रिक्ट, उसमें हमने क्या किया था, 100% रिजर्वेशन दे दिया था टीचिंग पोस्ट के लिए।
टीचिंग पोस्ट के लिए। तो इसको प्लीज स्क्रीनशॉट लेके फैक्ट्स पढ़ सकते हो आप इफ यू वांट टू रीड इट। फिर क्या हुआ, यहाँ पे इशू क्रिएट हुआ कि क्या गवर्नर ऐसा कर सकते हैं वही पैराग्राफ 5 के अंडर। तो आंसर वाज गिवन कि नहीं, गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। सत्यजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। देन फिर वही कि क्या आप रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हो। रूल्स मेड अंडर 309 कैन इट बी मॉडिफाइड? Answer is no. By exercising power under paragraph 5 of 5th schedule, these rules cannot be modified because these rules are not an act by the parliament or the state legislature. वो नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखो, दे फॉलोड द केस ऑफ शेबरोलू लीला प्रसाद। इसको फॉलो करते हुए इन्होंने कहा कि 100% रिजर्वेशन को देना ये अगेंस्ट होगा आर्टिकल 16(2) के, जो कि कहता है कि आप रेजिडेंस के बेस्ड पर क्या नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। और अगर ऐसा कोई लॉ भी आता है तो स्टेट गवर्नर और द स्टेट गवर्नमेंट, दे आर नॉट द प्रॉपर अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इज दिस पावर इट इज टू बी एक्सरसाइज, देन हु इज द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी? आर्टिकल 35 मैंने रेफरेंस पहले ही दे दिया है। इट सेज हु इज द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी? पार्लियामेंट is the appropriate authority to do that and not the state government or the governor. So guys, I hope आपको सारा कुछ समझ आया होगा. You are able to appreciate both the judgments. Thank you so much, and also please share the channel with your friends and like the video if you're liking the content. So आपके लिए काफ़ी जजमेंट हेल्पफुल होगा when it comes to CLAT PG preparation, because वहाँ पे आपको वही पैराज आ रहे हैं and they are asking you very good questions. Thank you. Bye. Take care.